फाइन। सो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। रीड केयरफुली एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। What will be the correct answer for this question? Choose the incorrect statement regarding global justice. तो आस्था, सौम्यरंजन, विजेता, राज, सुज्ञान, विधि, विचार, सुधा, ऋषिकेश ने करेक्ट आंसर किया है। बाकी सभी कहाँ हैं? बाकी सभी सो गए क्या? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको ध्यान से पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। तो आपको देखने को मिलेगा सर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि ए ग्लोबल जस्टिस क्या है, इज ए सिस्टम ऑफ राइट्स और जस्टिस कॉमन टू ऑल बीइंग। बिल्कुल, ये आपको बियॉन्ड टेरिटरी, बियॉन्ड बाउंड्री, बियॉन्ड फिजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल यूनिट, ये क्या करता है, ये आपको राइट ग्रांट करता है, ये आपको अधिकार, जस्टिस को ग्रांट करता है, उसका नाम है ग्लोबल जस्टिस। तो इट एक्सेप्ट्स दैट द इंडिविजुअल एट द प्राइम यूनिट ऑफ द मोरल कंसर्न। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या आप लोग बता सकते हैं? ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट डे? हम लोग कब ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं और यूएनएचसीआर कब पारित किया गया था? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बनाया गया, यू कैन से कब ये रेजोल्यूशन पास किया गया था? वेरी गुड, दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 10th of December 1948। ठीक है, और आपको देखने को मिलता है सर हर साल हम लोग 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो ह्यूमन राइट की बात करता है? एनीवन? Which particular statement of Indian Constitution discuss about human rights particularly? सोचिए सर, कौन सा आर्टिकल? मेनली आपको देखने को मिलेगा सर आर्टिकल नंबर 21 जो है, जिसमें पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है, जिसमें आपके जीवन को और सुरक्षित और व्यवस्थित करने की बात की जाती है। ये ह्यूमन राइट्स से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। सो ह्यूमन राइट्स के बारे में ये सारी बातें थी। अगर हम लोग आगे बढ़े कि इफ इंडिविजुअल सफर फॉर अवॉइडेबल रीजन, सिटीजन ऑफ द रिचर कंट्री हैव नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये गलत है, they have obligation of justice towards the real towards the global poor। इसकी बात किसके द्वारा की जाती है? तो थॉमस पॉगे के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, थॉमस पॉगे ने इस पार्टिकुलर आइडिया यानी कि ग्लोबल जस्टिस की बात की थी, वैश्विक न्याय की बात की थी, याद रखिएगा। अच्छा, इंटरनेशनल जस्टिस और ग्लोबल जस्टिस दोनों एक दूसरे से इक्वल है या डिफरेंट है? ई या डी क्या होगा बताइए? बोथ आर सेम, इक्वल और डिफरेंट? बोथ, दोनों अलग अलग है सर। अच्छा चलिए गुड। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सर खास तौर पर हम लोग देखें तो ये जो हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल जस्टिस, इट मेनली डिस्कस अबाउट स्टेट पावर, इट मेनली डिवाइडेड बाय बाउंड्री। ये पॉलिटिकल यूनिट के जैसा देखा जाता है, जैसे भारत में जस्टिस, पाकिस्तान में जस्टिस, अमेरिका में जस्टिस। लेकिन जब हम ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें हम लोग एक कॉस्मोपॉलिटन जस्टिस की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा कंट्री, नेशन स्टेट, यहाँ पे हमारा बाउंड्री सामने आड़े नहीं आता, बल्कि यू कैन से हम ये मानकर चलते हैं वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी मनुष्य हैं। हम सभी मनुष्य होने के नाते एक ऐसा प्रयास करें कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सुना है ना इस पार्टिकुलर एक यू कैन से लोकोक्ति है ना? तो वही बात है, जैसे भारत जो बिलीव करता है, इंडिया बिलीव्स इन द वसुधैव कुटुंबकम। What is the meaning of Vasudhaiva Kutumbakam? The world is one family, and what is the meaning of world family? That means we all are humans and we all are
एग्जिस्टिंग फॉर वेलफेयर ऑफ इच अदर, हम सभी एक दूसरे की कल्याण वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इस प्रकार की चीजें आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होगी। आगे बढ़े, कैन यू मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए गुड। तो आपको ध्यान रखना है सर, ग्लोबल जस्टिस का जो आइडिया है ये किसने दिया था? दिस आइडिया वाज गिवन बाय थॉमस पॉगी। तो बताइए हु गेव द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज? हु गेव द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज? ग्लोबल विलेज का आइडिया किसने दिया था? बार बार मैं डिस्कस करता हूं सिंस दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हु गेव द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज? दिस आइडिया वाज गिवन बाय मार्शल मैकलुहान। ठीक है। अच्छा, ये किसने कहा था? सिटीजनशिप इज मेनली सिटीजनशिप मीन्स फुल एंड इक्वल मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। हु स्टेटेड दिस पार्टिकुलर स्टेटमेंट? सिटीजनशिप का मतलब यह है फुल एंड इक्वल मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। इस बात को किसने कहा? एनीवन? वेरी गुड। इस बात को आपके मार्शल टी.एच. मार्शल ने कहा था, जिन्होंने किताब लिखा था, आप लोगों को याद होगा, आप तो पब्लिशन ईयर बताइएगा, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय योर फेमस मार्शल मैकलुहान। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द पब्लिशन ईयर ऑफ दिस पार्टिकुलर बुक? नहीं? हाँ, 1960 नहीं सर, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज चेक। ये आपका 1950 के आसपास है, 50 या 51 है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। छोड़िए, हैव ए वेट प्लीज। आई डोंट नो, कोई बात नहीं सर, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लीज हैव ए वेट। ओके, सो ये जो किताब है आपका, ये 1950 में आया था एग्जैक्टली। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1950। विल यू रिमेंबर? याद रहेगा सभी को? दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1950, याद रखिएगा। 1950 में एक किताब आया था, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन दिस पार्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट, ये बताइए हु गिव द आइडिया ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी? वर्ल्ड सोसाइटी, वैश्विक समाज की बात किसने की थी? वैश्विक समाज, वर्ल्ड सोसाइटी, हु डिस्कस अबाउट वर्ल्ड सोसाइटी? अल्फ्रेड सुवे ने इससे एसोसिएटेड नहीं है। द करेक्ट आंसर वुड बी सर जॉन बर्टन। ठीक है, जॉन बर्टन। ओके, ये बताइए हु क्वाइंड द टर्म नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? शब्द को किसने दिया था? हु क्वाइंड द टर्म नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? वेरी गुड, वीके कृष्णा मेनन। वीके कृष्णा मेनन इज करेक्ट आंसर। हु गेव द आइडिया ऑफ थर्ड वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड जैसे शब्द को किसने दिया था? हु गेव द आइडिया ऑफ थर्ड वर्ल्ड? बर्टन नहीं सर, अल्फ्रेड सुवे। अल्फ्रेड सुवे। हु गेव द आइडिया ऑफ कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर जैसे शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? हु यूज द टर्म कोल्ड वॉर? द आंसर वुड बी सर बर्नार्ड बारूच। याद रहेगा, बर्नार्ड बारूच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग रिवाइज कर पाए होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आई एम ट्राइंग टू डू रिवीजन ऑफ ऑल। ठीक है, तो प्लीज इन जितनी मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में अच्छे से बसा कर रखिए, सिंस दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यह कहा गया ग्लोबल जस्टिस मतलब क्या? जिसमें इंडिविजुअल जो है वो प्राइम मोरल कंसर्न है। मतलब कि अगर अमेरिका में कोई बच्चा भूखा सो रहा है तो उसमें पूरे विश्व के कंट्रीज का एक उत्तरदायित्व होना चाहिए कि अमेरिका में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। जैसे आपने सुना होगा सर्वोदय का आइडिया, आपने सुना होगा सभी का उदय, सभी के कल्याण, आपने सुना होगा अंत्योदय का आइडिया। व्हाट द मीनिंग ऑफ अंत्योदय? अंत्योदय मतलब जो लास्ट स्टेप पे खड़ा है व्यक्ति, उसका भी कल्याण हो। ठीक है, तो व्हाट इज द थिंग इज द इंडिविजुअल, जो आस्था है, जो अविनाश है, जो आशीष सर है, दे ऑल आर मोरल कंसर्न। ठीक है, वो सभी मोरल कंसर्न के हिस्सा है। नो वन शुड बी अलाउड टू सफर फॉर रीजन आउटसाइड देयर कंट्रोल। अब मान लेते हैं कि आलम जो है वो बॉय के रूप में जन्म लिया, आलम जो है एक गरीब फैमिली में जन्म लिए, या तो फिर आलम एक ऐसे कंट्री में मान लेते हैं जन्म लिए जहां तक उनको दो वक्त की रोटी ठीक से पूरे नहीं हो पा रही है। तो इसमें आलम ने डिसाइड किया था क्या?
क्या आलम के हाथ में कंट्रोल था, भैया मुझे अमेरिका में जन्म लेना है, हमें पाकिस्तान में, हमें इंडिया में, हमें भूटान में, हमें नेपाल में जन्म लेना है? नो। सो ये मतलब है कि इस अगर ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, इस पे हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, इफ इंडिविजुअल सफर फॉर अवॉइडेबल रीजन, सिटीजन ऑफ रिचर कंट्री हैव एन ऑब्लिगेशन ऑफ जस्टिस टुवर्ड द रियल पुअर कंट्री। ध्यान रखिएगा। अब क्यों आखिर आज हम लोग सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, आज हम लोग क्यों आखिर ग्लोबल जस्टिस की बात कर रहे हैं? आज आपको देखने को मिलेगा सर, उस पूरे विश्व के लिए कॉमन करेंसी हो गया है। क्या आप बता सकते हैं वो करेंसी का नाम? विच इज द मोस्ट कॉमन करेंसी विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, डॉलर नहीं है सर। डॉलर अब इंडिया में आके बोलेंगे भैया लो $2 मुझे बिस्किट का पैकेट दे दो, दे थोड़ी दे देंगे। क्रिप्टो करेंसी, भूल गए सर, क्रिप्टो करेंसी सर, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। आज आपको कॉस्मोपॉलिटन की बात देखने को मिलेगी, जहां पर, अच्छा कोई बात नहीं, आई एम आस्किंग जो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, जो बियॉन्ड कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट भी कंट्रोल एकदम बलंडर हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा सर, आज विश्व में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है, जिस तरह से आज आपको इकोनॉमिक, एक तरह से बोला जाए पूरा मार्केट सिस्टम, पूरा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की चीजें फैल रही है, तो इस तरह से आज हम लोग क्या ग्लोबल जस्टिस की बात नहीं करें? जब पूरा विश्व मार्केट एक जैसा बन चुका है, जब पूरा विश्व में कंट्री एक दूसरे से इकोनॉमिकली कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, अगर अमेरिका में या अगर इजराइल में, अगर सऊदी अरब में, अगर ईरान में कोई एक घटना होता है तो उससे पूरा वर्ल्ड हिल जाता है, तो व्हाट द मीनिंग? वी ऑल आर कंबाइंड विद ईच अदर। सो हाउ कैन वी लिव अफ्रीकन कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, और हाउ कैन वी लिव such countries, such citizens which are not capable to earn money or something for their welfare, for their food, etc. तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आज हमें देखने को मिलता है ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है 10 दिसंबर, ये तो सबको याद होता है सर, लेकिन ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है वो सभी को याद नहीं रहता। जैसे हेबस कार्पस, क्या हेबस कार्पस ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए किया गया है? हेबस कार्पस जो है, क्या वो ह्यूमन राइट्स के लिए किया गया था? बिल्कुल, यस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सर इशू ऑफ इमिग्रेशन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सर विश्व के मेजर जो कंट्रीज है, द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आज आपको देखने को मिलेगा सर भारत में एनआरसी की बात हो रही है। क्यों? बंगाल से, वेस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कई सारे इमिग्रेंट्स, मतलब वहां से जो माइग्रेट करके लोग आए हैं वो भारत में आके बस गए हैं। अब बस गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो डेमोग्राफी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक मूवी आया था, देखा होगा आपने, डंकी देखा है? डंकी, उसके बारे में पढ़ा है, बहुत चर्चा में था। भारत से लोग भाग भाग के अमेरिका जा रहे हैं, भैया अमेरिका में बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा। पता चला 100 में से 50 लोग जाते जाते उनका काम तमाम हो गया, उनका पता भी नहीं चला क्या हुआ। भारत के गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में बहुत खराब है। हाँ पुष्पम, आपको तो गाना भी याद है। चलिए बढ़िया, सुनाइएगा कभी, पहले एग्जाम हो जाए फिर आपसे गाना सुना जाएगा, ठीक है? रेडी? सो यहाँ पे डंकी की बात हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट डंकी? एक्चुअली ये जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है सिर्फ इंडिया और किसी कंट्री का नहीं है, दिस इज विद द होल कंट्री, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे आखिर यूरोपियन यूनियन अलग अलग क्यों हुआ? व्हाई यूरोपियन यूनियन सेपरेटेड फ्रॉम द, माफ कीजिएगा सर, व्हाई ब्रिटेन सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन? प्रॉब्लम यही था सर, कान से खून भी आ सकती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं पुष्पा, ऐसा थोड़ी ना है, भगवान ने सभी को सुरीली आवाज दी है, सभी को गला दिया है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं करते। चलिए, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इशू ऑफ हेल्थ एंड जेंडर इनइक्वलिटी। आज आपको देखने को मिलेगा, चलिए 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 सर को चलिए गुड,
मतलब मेरा मतलब ये था कि सब लोग अच्छे गा सकते हैं, है ना, कम से कम सब खुद से तो गा के खुश तो होते हैं ना। चलिए, तो इशू ऑफ हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगा सर, अगर फेमिनिज्म की बात हो, अगर हेल्थ की बात हो तो डब्ल्यूएचओ, जेंडर की बात हो तो फेमिनिस्ट मूवमेंट, क्या वो पूरे ग्लोबल ग्लोबल लेवल की बात नहीं करते हैं? तो जब ये सारी चीजें ग्लोबल लेवल की हो रही है तो हम क्यों आखिर गरीबों को, पुअर कंट्रीज को आखिर पीछे छोड़ दे? तो इस तरह की बात की गई थॉमस फॉगे के द्वारा। आई होप आप समझ पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे व्हाई थॉमस फॉगे गिव द आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बताइए सर, ये किताब किन की है? ये किसने हिमाकत की लिखने की? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थॉमस फॉगे। ठीक है, थॉमस फॉगे ने लिखा वर्ल्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, मस्ट रिमेंबर इट। ये किताब जो है वो आपके थॉमस फॉगे की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को मिलेगा जो बुक का कवर है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे है वर्ल्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, कॉस्मोपॉलिटन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। इस बुक में आपको देखने को मिलेगा द आइडिया दैट वी हैव ड्यूटीज ऑफ जस्टिस टू ऑल ह्यूमन बीइंग बेस्ड सॉली ऑन देयर ह्यूमैनिटी अलोन विदाउट रेफरेंस और टू नेशनलिटी, सिटीजनशिप, एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर और अदर particularities. If justice is defined as just treatment and the quality of being fair and equitable, इन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की, then global justice refer to just treatment of all humans and the quality of being fair and equitable to those beyond our borders. मतलब वो व्यक्ति जो हमारे बॉर्डर से उस पार है। ठीक है प्रतीक, मैं समझा रहा हूं अभी, वो पुष्पम अलग है, ग्लोबल सैलो इकोलॉजी वो अलग है, थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिए बस। हाँ, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो थॉमस फॉगे ने कहा। थॉमस फॉगे ने कहा कि अगर जस्टिस का मतलब यह है कि जस्ट ट्रीटमेंट, जैसे किसने कहा treat equals equally, unequals unequally, and this is about justice. Who was it? भैया जो एक समान है उसका साथ समान व्यवहार करो, जो नहीं है उसको मत करो। दिस इज जस्टिस। आंसर वुड टोटल। हु सेड दैट जस्टिस इज वन मैन वन वर्क वन ड्यूटी वन क्लास? भैया आपका जो काम है वो काम करो, बाकी इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मोरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, बिल्कुल प्लेटो। तो इन्होंने, किसने कहा जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? भैया देखो जो न्याय है वो प्रथम, किसी भी सभ्य समाज का प्रथम गुण है, रॉस ने कहा। ऑब्वियस सी बात है। किसने जस्टिस को फेयरनेस के रूप में एक्सप्लेन किया? हु डिफाइन जस्टिस शुड बी फेयर? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये वो रॉल्स ने। तो कुल मिलाकर आपको देखने को मिलता है सर किसने कॉन्सेप्ट दिया या बुक लिखा एस्फेयर्स ऑफ जस्टिस? Who wrote Spheres of Justice? The answer would be Walzer, Michael Walzer। और माइकल वॉल्जर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? He gave the concept of complex equality. Is it complex equality? The concept was given by Michael Walzer। माइकल वॉल्जर ने क्या कहा? भैया देखो जो जैसे हैं उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर सुभी को आइसक्रीम पसंद है, अगर बसीरत को मैगी पसंद है, तो उनको उनके पसंद के अनुसार देना ही न्याय है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब हम सभी के लिए एक कॉमन प्रिंसिपल को नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या कहा कि अगर जस्टिस का मतलब है जस्ट ट्रीटमेंट, मतलब सभी के साथ जस्ट ट्रीटमेंट किया जाए, एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इक्विटेबल, जो चीजें जो है वो सबके लिए फेयर हो और इक्विटेबल हो। तो ग्लोबल जस्टिस का मतलब ये होगा कि सेम चीजों को हम अप्लाई करें सभी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इक्विटेबल टू ऑल दोज हु इज बियॉन्ड आवर बाउंड्री। जो व्यक्ति हमारे भारत के बाउंड्री से, हमारे कंट्री के बाउंड्री से बियॉन्ड है, लेकिन अगर वो भूखे हैं, अगर वो उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहा है, अगर उनको रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है अगर वो नहीं मिल रहा है, तो विश्व की जो रीच कंट्री है उनकी ये ड्यूटीज है कि वो अपने से खुद मदद के लिए बाहर आए और ये करें। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस। इज इट क्लियर? चलिए, अब एक क्वेश्चन था प्रतीक का, सर बता दीजिए ग्लोबल जस्टिस और कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या है?
याद रखिएगा, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का बात किसने किया, कौन बताएंगे? हु डिस्कस अबाउट कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी? टैगोर नहीं सर, डेविड हेल्ड, नाम सुना है? डेविड हेल्ड, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं समझा रहा हूं गुलू, आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है? डेविड हेल्ड, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक किताब लिखा गया मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। किसके द्वारा सर? दिस बुक वाज रिटन बाय डेविड हेल्ड। और डेविड हेल्ड ने यह समझाने की कोशिश की कि वी शुड कंसिडर अबाउट ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, मतलब कि विश्व में हमें अलग अलग छोटे छोटे डेमोक्रेसी ज्योग्राफिकल कंट्री के रूप में नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको पूरे विश्व के लिए एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात की जानी चाहिए, ठीक है? तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? व्हेन यू थिंक, व्हेन यू एक्ट, व्हेन यू बिहेव बियॉन्ड योर बाउंड्री। जब आप अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बियॉन्ड जाकर अगर आप सरकार की बात करते हो, लोगों के न्याय की बात करते हो, लोगों की जीवन की बात करते हो, वेलफेयर की बात करते हो, द आइडिया इज कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड वाइड, ठीक है? इज इट क्लियर? और जहां तक आपने बात किया सर ग्लोबल जस्टिस का बात किया है, तो ग्लोबल जस्टिस तो मैंने अभी समझा दिया। सिंपली आप बोल सकते हैं, हाँ टैगोर भी बात करते हैं सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का, दिस इज करेक्ट प्रतीक, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए टैगोर ने क्या कहा पता है? टैगोर ने भैया बताया कि ये जो नेशनलिज्म है ना बड़ा खतरनाक है। कैसे? बोलते हैं देखो भैया क्या हुआ, नेशनलिज्म से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, नेशनलिज्म से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इसके वजह से ना जाने कितनी प्राणें चली गई, ना जाने कितने सारे लोग मारे गए। तो ये क्या था? एक्चुअली में ये यूरोप का दिया हुआ एक नशा है, एक्चुअली में ये यूरोप का दिया हुआ एक मॉडल है, जिसके मदद से लोग इतने पागल हो जाते हैं देश के प्रति कि वो अपने देश का जो नहीं हो उसको दुश्मन समझकर उसको अपने देश के हित में बताते हुए उसे मारना शुरू कर देते हैं। एंड इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो आपको देखने को मिलेगा कि टैगोर हमेशा से नेशनलिज्म को अपोज किए हैं, ही ऑलवेज अपोज नेशनलिज्म, एंड ही गेव द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, जो आपने यूज किया, बिल्कुल उन्होंने इस टर्म को दिया है, मैं लिख दे रहा हूं, बाकी याद रखिएगा। सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, ठीक है? इन्होंने किताब लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट, गीतांजलि, ठीक है? गीतांजलि, घरे बायरे, गोरे, इसके साथ साथ यू कैन रिमेंबर मेनी ऑफ द बुक्स, एस्ट्रे बर्ड्स, नेशनलिज्म, ठीक है? दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट बुक्स बाय टैगोर। केसरी इनकी नहीं थी सर, सुज्ञान, हाँ 1913 में मिला था। केसरी काबली वाला भी है, केसरी तिलक की थी, केसरी मराठा, द ओरियन, गीता रहस्य वाज तिलक। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, ठीक है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है बियॉन्ड बाउंड्री। जब आप एक ऐसी सरकार की बात करते हो, ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हो जो आपकी ज्योग्राफिकल यूनिट से बंधा हुआ ना रहे, क्लियर है? मतलब बियॉन्ड नेशन, व्हेन यू थिंक अबाउट बियॉन्ड नेशन, ठीक है? बस वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ 1881 में मराठा केसरी हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था। गुड। वर्ल्ड गवर्नमेंट, यूएनओ का आप बोल सकते हैं, ठीक है? यू कैन कॉल सर कोई ऐसी सरकार जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करे, पूरे वर्ल्ड पे उसको गाइड करे, दिस इज अबाउट द वर्ल्ड। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है ना, हाउ यू कैन डेवलप वर्ल्ड गवर्नमेंट? अच्छा कुछ बच्चे जा क्यों रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? मेरी आवाज पे प्लीज स्क्रीन को दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, ओके फाइन, ओके ओके फाइन फाइन। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रितिका, मुस्कान, सौम्य रंजन, गुलू। गुलू आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? गुलू ही नाम है आपका? गोपाल नाम है? क्या नाम है? लिख दीजिए अपना नाम एक बार ताकि मैं याद रखूं। ये तो पता चला बाद में इंटरव्यू में आया तो मैं गुलू गुलू कर रहा हूं तो फिर। अच्छा सुब्रा कांता, ओके फाइन।
ओके फाइन, थैंक यू। तो नाम पता होना चाहिए ना, चलिए गुड। सो आपको देखने को मिलेगा विच एनवायरमेंटल कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या किया गया था सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ध्यान रखिए कब किया गया था, 1987 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज डन इन द ईयर 1987। क्या आप बता सकते हैं सर किस ईयर क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था? इट वाज साइंड इन द ईयर 1997। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद व्हाट? 2005 में लागू हुआ था, वेरी गुड। दिस इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, वेरी गुड, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल, बेसेल और वियना कन्वेंशन को एक एक करके समझ लेते हैं, सिंस दीज आर इंपॉर्टेंट। तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था ये ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी, ये साइन 2001 में किया गया था। स्टॉकहोम एंड इफेक्टिव 2004 से हुआ। इसका एम क्या है? eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants। जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है उसे रोकने की बात ये स्टॉकहोम कन्वेंशन करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अलग था। आपको शायद याद आ रहा होगा सन 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो आपको अभी अपने बताया 1987 में साइन हुआ था। ये खास तौर पे जो CFCS गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो आपके रेफ्रिजरेटर से, जो आपके एसी से, जो आपके इन सारे कूलेंट से निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है ओजोन में जाकर वो क्लोरीन मतलब O3 जो है ना आपका ओजोन का फॉर्मूला, इसमें क्लोरीन जाकर उस ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है, मतलब ओजोन का डिप्रेशन हो जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर है ये 1987 में साइन हुआ था और ये 1987 में साइन हुआ, 1989 2 सालों के बाद ये लागू भी कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को मिलेगा एक बेसल कन्वेंशन साइन किया गया था, जो किस लिए किया गया? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ hazardous waste and other waste and obliques it passes to ensure that such waste are managed and disposed in the environmentally sound manner. The convention covered toxic, poisonous, explosive, corrosive, flammable, ecotoxic and infectious waste। मतलब ये जितने तरह की वेस्ट है, चाहे वो टॉक्सिक हो, जहरीला हो, चाहे वो ब्लास्टिंग वाला हो, चाहे वो चीजों को सड़ाने गलाने वाला हो, चाहे वो जलने वाला हो, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब हो, इन्फेक्शन फैलाने वाला हो, तो इन सभी को, इन सारे वेस्ट को, जैसे आपने देखा है ना कि सर क्या बताएं आजकल तो किसी नदी में जाए तो नदी तो कोई बचा नहीं, सारे नदी नाला बन चुके हैं। देखिए सर यमुना नदी, दिल्ली से आप तो कभी क्रॉस हुए हैं? हैव यू एवर क्रॉस इन दिल्ली बाई यमुना रिवर? कभी देखिए सर, सर पकड़ लेगा आपको, सर दर्द होने लगेगा, इतना गंदा स्मेल आता है वहां पे। तो द प्रॉब्लम इज व्हाट कि ये जो पॉइजनस, आप तो नहा भी नहीं सकते नदी में नहीं, अभी भी कुछ है, कुछ नदियां हैं जो ठीक ठाक है, जैसे आप नहाना है तो हरिद्वार आइए, है ना, तो ठीक ठाक काफी फ्रेश पानी मिलेगा। बट इधर में देखिए अब सर क्या बताएं, तो नदी, चलिए वो तो अलग मुद्दा है। तो ये 1989 में साइन हुआ और 1992 में इफेक्टिव हुआ था, ध्यान रखिएगा। बेसल कन्वेंशन क्या था? तो हजार्डस को रोकने के लिए ये था। अच्छा अच्छा अच्छा, रन मूवी देखकर आए प्रतीक यमुना नदी बोलकर नहीं था उसमें रन मूवी मुझे याद आया, अच्छा है वो मूवी चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि द कन्वेंशन जो ये है आपका लास्ट कन्वेंशन वियना कन्वेंशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका वियना कन्वेंशन है वो किस लिए था? टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग नेशंस बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द ओजोन लेयर, डूइंग सो दैट क्रिएटर्स ऑफ द कन्वेंशन होप पॉलिसी मेकर। देखिए ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसके पहले वियना कन्वेंशन हुआ था
और वियना कन्वेंशन जो 1969 में हुआ, 1980 में इफेक्टिव हुआ, इसी से बाद में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो 1987 में साइन होता है और 1989 में लागू होता है। ध्यान रखिएगा, ये कहां से निकलकर सामने आया, तो ये वियना कन्वेंशन से आया था, याद रहेगा। द ओरिजिन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज इन वियना कन्वेंशन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ज्यादा दिन और आशीष सर परेशान नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे बहुत टेंशन में आते हैं, क्या बताएं सर, इतना सारा खून पड़ते। बस 1-2 दिन और, उसके बाद में परेशान करेंगे। पढ़िए, read it carefully. ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, जीवन का एक मंत्र बना लीजिए। आंखें नजरें इतना गहरी लगाइए कि स्टेटमेंट रीड बिटवीन लाइंस, आपका ये आदत होना चाहिए। थर्ड नहीं होगा, क्यों? थर्ड में क्या प्रॉब्लम है भाई? व्हाट इज द मिस्टेक इन थर्ड? चलिए देखते हैं। तो यहां पे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स की जो बात होती है उसमें ये चीजें आती है कि वो चीजें जो बियॉन्ड नेशन स्टेट है। पहली बात, जो बियॉन्ड नेशन स्टेट है। नंबर 2, ऐसी चीजें जो जिससे अगर कोई नुकसान हो रहा हो तो वो सिर्फ उस देश के लिए नहीं होगा बल्कि वो विश्व के लिए नुकसान होगा। जैसे मान लेते हैं सर, ये जो साउथ पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, जिसको लेकर क्वाड बनाया गया, ठीक है, जिसको लेकर क्वाड बनाया गया, जिसको लेकर चाइना, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान में डिस्प्यूट है। तो अब क्या है कि चाइना बोले भैया ये तो हमारा है, तो हम जो चाहे चाहे इसमें जितना गंदगी फैलाना हो हम फैला सकते हैं। तो क्या होगा फिर होगी नई क्रांति। बोला जाएगा भैया ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन। नोबडी कैन ओन a space, nobody can own oceans, deep oceans, nobody can own seas। समझ पा रहे हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि these are areas not under sovereign jurisdiction, ये किसी भी अंदर देश के एरिया का, देश के अंदर नहीं रहता है, करेक्ट है। दे हैव environmental dimension, ये जितने सारे हैं वो सभी के कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे बचाएं। दे आर ओन्ड बाय नेशन स्टेट, नो, ठीक है। और द हाई सीज, डीप ओशियन फ्लोर एंड आउटर स्पेस, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत जो है मंगलयान भेजा था, याद है आप लोगों को? भारत ने चंद्रयान 4 भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे गगनयान कुछ दिन बाद जाने वाला है। तो भारत ऐसा अगर करे भैया चलो वहां पे हम अपना अग्नि 4 मिसाइल भी भेज देते हैं, तो कैसा रहेगा सर? और वहां पे एक छोटे से मोदी जी को भी भेज देते हैं, वहां जाके अपना झंडा डाल के बोलेंगे भैया हमारा इलाका हो गया। इज इट पॉसिबल? इज इट परमिसेबल? ऐसा परमिट किया जाएगा क्या? अगर अंटार्कटिक रीजन को कोई कंट्री ये कह दे भैया ये हमारा है, इज इट परमिसेबल? नो। इस तरह से आपको देखने को मिलता है जो हाई सी, डीप ओशियन, आउटर स्पेस है, ये किसी भी कंट्री का नहीं है, ठीक है, ये सभी का है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, हु केप द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, इसकी बात किसने की थी? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात किसने की थी? द मैन इज गर्ड हर्डिन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। गर्ड हर्डिन, इसका आंसर बताइए। चलिए फाइन।
सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देखने को मिलेगा, डैश एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट and to safeguard the forest and wildlife of the country. The correct answer would be option number B, article number 48A. सबके लिए एक साथ B. चलिए गुड, आप भी प्रत्येक एग्जाम में सबके लिए एक साथ आंसर कीजिएगा। बोलिएगा सर हम सबके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसलिए एक क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? काफी जिम्मेदारी होगी, फिर सोच लीजिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके कंधों पे। चलिए सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, मजाक कर रहा हूं मैं, आई एम जोकिंग, सीरियस मत लीजिएगा और उतना प्रेशर भी नहीं लेना है ना। चलिए बताइए कि विच अमेंडमेंट इज नोन एज 40 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 15% ऑफ द मिनिस्टर्स की प्रोविजन की गई कि भैया देखो 15% से आप ज्यादा नहीं बना सकते हो। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 9 शेड्यूल नंबर 11 आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ, ठीक है। दिस वाज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड, ओके फाइन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए है। इसका आंसर बताइए सर। हाँ 243 डी जो है रिजर्वेशन की बात करता है, 243 डी डिस्कस अबाउट रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी। चलिए वेरी गुड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, बिकॉज महात्मा गांधी ने कहा भैया देखो अगर आपको जरूरत है ना तो ये धरती माता आपको बहुत देगी, लेकिन जहां आप लालच को उतर आए ना तो फिर समझ जाओ कि अगले दिन से कल्याण होना शुरू हो गया। मतलब देयर इज इनफ ऑन द अर्थ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडी फुलफिलिंग एवरीबॉडी ग्रीड। लालच लोगों की यहाँ कोई स्थान नहीं होगी, वो ऐसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल। Who get the idea of strategy of commerce? तो हमने अभी कर लिया सर, गैरेट हार्डिन। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए इनमें से वो कौन है जिनको हम लोग फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहते हैं? हाँ लालच बुरी बला है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चलिए गुड गुड गुड, द आंसर वुड बी महात्मा गांधी। ये बताइए इनमें से वो कौन है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी। Who gave the idea of deep ecology and shallow ecology? Very good. इनमें से वो कौन है जिन्होंने एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ गाया हाइपोथेसिस? Who gave the idea of Gaia hypothesis? चलिए गुड, द आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट ये बताइए हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? इकोलॉजी शब्द को किसने दिया? Who coined the term ecology? The answer would be Ernest Haeckel. Ernest Haeckel is correct answer. Next question ये बताइए, next question please tell me the next question. Who coined the term ecofeminism? Ecofeminism जो वंदना शिवा है, जो मैरी डले है, इनको किसने कॉइन किया है टर्म को? नवम, ये कौन है सर? और नाम उल्टा पुल्टा है तो आप लोग शायद उल्टा पुल्टा बोल दे इनको, ठीक है। फ्रैंकोइस डी EAUBOEE, फ्रैंकोइस डी इबॉन, याद रहेगा, फ्रैंकोइस डी इबॉन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ये बताइए चलिए मैं अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, लोग जल्दी से रैपिड फायर के रूप में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। टर्म में भी लिख दीजिए सर। अरे सर इकोफेमिनिज्म was coined by Francois de Bon, clear है? The term feminism was coined by Charles Fourier, is it correct?
चार्ल्स फूरियर. The term socialism was coined by Robert Owen. The term ecology was coined by Ernest Haeckel. ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा. ओके फाइन. रिक्स कहां सर? नहीं, चलिए ध्यान रखिएगा. चलिए मैं आप लोगों से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा. जितना को याद है, नहीं याद है वो लोग ध्यान से लिख लीजिएगा या एक बार रिकॉल कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल? भैया देखो, छोटा छोटा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल. नहीं याद है? अच्छा सर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है. सुमाकर, सुमाकर सर, कहाँ है आप लोग? चलिए कोई बात नहीं. स्मॉल एज ब्यूटीफुल, सुमाकर. मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है. ब्यूटीफुल अर्नेस्ट एफ सुमाकर. ध्यान रखिएगा, ठीक है. स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाकर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रोट द बुक द साइलेंट स्प्रिंग? ये तो याद होगा सबको, कंफर्म. द साइलेंट स्प्रिंग, द करेक्ट आंसर वुड बी रिचेल कार्सन. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे, हु रोट द बुक फ्रॉम रेड टू ग्रीन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मस्ट रिमेंबर इट. फ्रॉम रेड टू ग्रीन. कौन बताएंगे सब? याद है किन्हीं को? रुडोल्फ बहरो. याद रहेगा? रुडोल्फ बहरो. Who wrote the book गया? GAIA, गया. या तो फिर द एजेस ऑफ गया. दोनों बुक है अलग अलग. एजेस ऑफ, सॉरी, दिस इज इंपॉर्टेंट बुक बाय, क्या नाम था यार, जेम्स लवलॉक. ठीक है, जेम्स लवलॉक. एनिमल लिबरेशन, हु रोट द बुक एनिमल लिबरेशन? जितनी इंपॉर्टेंट बुक है मैं उतना बता रहा हूं, ठीक है. वेरी गुड. पीटर सिंगर. पीटर सिंगर इज ऑथर ऑफ द बुक एनिमल लिबरेशन. नेक्स्ट, हु इज प्रोपोनेंट ऑफ सोशल इकोलॉजी? सोशल इकोलॉजी से कौन संबंधित है? सोशल इकोलॉजी से कौन संबंधित है? द आंसर वुड बी मरे बुकचिन. ठीक है. MURRAY, सॉरी सर, MURRAY बुकचिन, BOOKCHIN. इन्होंने किताब लिखा था, याद रखिएगा, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम. द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम. याद रहेगा? द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इतना याद रहेगा आप लोगों को. विल यू रिमेंबर? छोटी छोटी बातें, ज्यादा बड़ी तो नहीं है सर. क्या आप लोग बता सकते हैं हु वाज द फेमिनिस्ट हु रोट द बुक द डेथ ऑफ नेचर? द डेथ ऑफ नेचर, डेथ ऑफ नेचर. द आंसर वुड बी, क्या बात है, वेरी गुड, कैरोलिन मर्चेंट. इन्होंने, कैरोलिन मर्चेंट ने खास करके क्या किया था? जेंडर ऑपरेशन एंड डेथ ऑफ नेचर के बीच में एक तरह से उन्होंने बात की थी. भैया देखो किस तरह से ये जो पुरुष
सकता है, ये जो पैट्रियार्की है वो नेचर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो नेचर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इन्होंने एक और बुक लिखा था, ध्यान रखिए शायद पूछ ले, रेडिकल इकोलॉजी। He also wrote the book, she also wrote a very important book, रेडिकल इकोलॉजी। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं, तो आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, फिर बोलेंगे सर इतना सारा मत बताइए, अभी तो ऑटोमेटिक प्रेशर में है। इज इट? आगे बढ़े? कैन वी मूव? लिख लिया सभी ने? चलिए ओके फाइन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, इस शब्द को 1968 में किसने दिया था? गैरेट हर्डिन ने साइंस मैगजीन में दिया था। और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है कि द टेंडेंसी, इंडिविजुअल टेंडेंसी टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पर्सनल नीड्स रिगार्डलेस ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट इट मे हैव ऑन अदर्स। मतलब कि प्रतीक को अगर अमरूद खाने का पसंद है तो अमृत मतलब सॉरी, प्रतीक जो है वो अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाएंगे और अमरूद की चाहे एक डाली टूटे चाहे 5 डाली टूटे, इनको अमरूद से मतलब है। यही है आपका ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। भैया मुझे बस अमरूद चाहिए, 2-4 डाली टूट जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स रिटन गिवन बाय गैरेट हर्डिन। क्लियर? नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, प्रतीक का नाम ले लिया बस। नहीं 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 ऐसा कुछ करेंगे नहीं, मैंने बस समझाने के लिए बता दिया, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलिए, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल जस्टिस की बात हमने कर ली है, और ग्लोबल जस्टिस में जो थ्रेट है आपको देखने को मिलता है कम्युनिटी इकोनॉमी। अच्छा थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एसडी में हो जाएगा। चलिए पढ़िए पढ़िए, ज्यादा सीरियस नहीं होना है। इट्स ओके कोई बात नहीं। अब बताइए आंसर सर, अब तो हमने सब कुछ बता दिया, अब तो आप लोग सही आंसर कर सकते हैं। यू कैन गिव योर करेक्ट आंसर। द डेथ ऑफ नेचर बताइए, फ्रॉम रेड टू ग्रीन बताइए, गाया हाइपोथेसिस बताइए। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा कैरोल मर्चेंट, इन्होंने कौन से बुक लिखी मेनली द डेथ ऑफ नेचर, मतलब कि ए का वन कहां है सर? यहाँ है। फिर आपको देखने को मिलेगा रुडोल्फ बायरो ने क्या लिखा? फ्रॉम रेड टू ग्रीन। मरे बुकचिन ने लिखा पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म। जेम्स लवलॉक ने लिखा गाया। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ध्यान रखिएगा रेडिकल इकोलॉजी भी कैरोल मर्चेंट ने लिखा था, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेडिकल इकोलॉजी, ठीक है? अच्छा ये बताइए इकोलॉजिकल अप्रोच किसने यूज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? द इकोलॉजी क्या था उनका बुक? वेरी गुड, F.W. रिक्स। इनको माना जाता है इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी सर, किनको याद है क्या? द इकोलॉजी नहीं, प्रिज्मेटिक मॉडल था, वो सब तो था, इंपॉर्टेंट जो बुक था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, आई हैव टू चेक वंस। क्या था सर? हाँ, इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लैपिंग फॉर सौम्यरंजन, वेरी गुड, थैंक यू। नहीं, फंक्शंस ऑफ इकोलॉजी नहीं था, ये था उनका बुक इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ऐसा कुछ करके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए आंसर। डेवलपिंग एरियाज की बात उन्होंने की थी, बट दिस वाज नॉट लाइक सेम, ठीक है? बताइए द फर्स्ट टाइम फीमेल सफरेज वाज ग्रांटेड फॉर न्यूजीलैंड इन द ईयर 1893, ध्यान रखिए, ठीक है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरीज में आपको डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी में एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए मेनली आपको देखने को मिलेगा सर लोग दो तरह के होते हैं सर। मान लेते हैं एक पहला अर्थ है और एक दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ पे ऐसे लोग होंगे बोलेगा भैया देखो हम इसके मालिक हैं, ठीक है? इन दे डिस्कस अबाउट आई एम ऑनर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम ऑनर ऑफ दिस पेड़। मैं पेड़ को चाहे दिन में काटूं चाहे रात में काटूं, चाहे छोटा काटूं चाहे बड़ा काटूं, वो कहेंगे मैं चाहे जितना एक्सप्लॉइट करूं मेरी मर्जी। जैसे अमेरिका हो सकता है, जैसे चीन हो सकता है, सारे कंट्री, ठीक है? तो इस तरह से क्या है, दो कॉन्सेप्शन है मेनली। एक कॉन्सेप्शन ये कहता है कि भैया देखो हम वर्तमान की डेवलपमेंट इस आधार पे करेंगे
कि वी आर सुप्रीम, ये मानकर चलते हैं हम तो सुप्रीम है, हम डिसीजन मेकर है, वी आर एवरीथिंग। सो ये मानकर चलते हैं खास तौर पे वी आर सुप्रीम एंड वी आर मेकिंग एवरी डिसीजन ऑन द अर्थ बिकॉज वी आर रैशनल बीइंग। इसको कहा जाता है इन्वायरमेंटलिस्ट, इनको कहा जाता है पर्यावरणविद। मेनली ये जो होते हैं इनको आप देखेंगे किससे एसोसिएटेड, दीज आर एसोसिएटेड विद साइलो इकोलॉजी, ये साइलो इकोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। और ये मेनली आपको देखने को मिलेगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिस्कस अबाउट भैया चलो आज डेवलप कर लेते हैं भविष्य की चिंता को साथ में रखते हुए, ठीक है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो कुल मिलाकर ये कहता है कि हम आज का विकास इस आधार पर नहीं रोक सकते तो भैया 50 साल बाद क्या होगा। बता रहा हूं मैं प्रतीक, इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो एनवायरमेंटलिज्म खास तौर पे आपको देखने को मिलता है, दे डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे डिस्कस अबाउट साइलो इकोलॉजिस्ट। जैसे ये साइलो इकोलॉजिस्ट को आप पढ़ेंगे ना तो ये मेनली एनवायरमेंटलिस्ट कहे जाते हैं, लेकिन डीप इकोलॉजी जो है ये इकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। और इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी और एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेनली ये कहेंगे, हाँ हाँ फ्रेडरिक निश्चय ही है सर, आपको सब कुछ पता है, चलिए फ्रेडरिक निश्चय ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पढ़े, अब आप लोग का हो गया डिस्कशन, ध्यान भंग करना इसको कहते हैं। आप चाहे जितना पढ़ा लीजिए, हम तो ध्यान भंग करेंगे सर। चलिए ओके फाइन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इकोलॉजिस्ट है ये इस बात को समझाते हैं, जो इकोलॉजिस्ट है वो इस बात को समझाते हैं कि वी आर नॉट सुप्रीम बट वी आर पार्ट ऑफ अर्थ। हम अर्थ में सुप्रीम नहीं है, बट जितना एक इंपॉर्टेंस पिजन का होगा, कबूतर का होगा, जितना एक इंपॉर्टेंस गाय का होगा, जितना एक इंपॉर्टेंस छोटे से चूहे का होगा, उतना ही इंपॉर्टेंस एक ह्यूमन बीइंग का होगा। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस। दिस हैज डिस्कस्ड अबाउट योर फेमस अर्नेनास, आपने नाम पढ़ा है ना अर्नेनास, वो इसकी बात करते हैं भैया हम सभी एक समान है। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, ये देखिए, ये पहला इमेज है जो बोलता है भैया देखो हम सबसे सुप्रीम है, मैं जो बोलूंगा मैं जो करूंगा वो सबसे बेस्ट है, इसलिए मेरी बात सुनो, इसके जितने मछलियां हैं उनको खा जाओ, कबूतर को खा जाओ, ये जितने इनको भी लोग खाते हैं, इनको तो खाते ही है, मतलब यू कैन से आगे आप समझ सकते हैं। तो दे व्हाट कंसिडर, बाकी आप देखने को मिलेगा ये जो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्शन है कि जितना आप धरती है वो पूरा गोल है, जितना एक इंपॉर्टेंस एक मछली का है उतना ही चूहे का है, उतना ही मेल का है, उतना ही फीमेल का है, उतना ही मशरूम का है, उतना ही ऑक्टोपस का है, उतना ही बाकी सबका है। मतलब वी आर नॉट सुप्रीम बट वी आर पार्ट, वी आर जस्ट लाइक ए नॉट। आप लोग घर में मच्छरदानी है, मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट तो होगा ना सर, मॉस्किटो नेट में कितने सारे नॉट्स होते हैं, कितने सारे आपस में ये होते हैं, गांठ होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जितने सारे गांठ है वो सब एक एक पशु पक्षी है और वो सभी एक दूसरे के बिना अधूरा है, बिकॉज दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये इकोलॉजिस्ट बात करते हैं और ये आपके एनवायरमेंटलिस्ट बात करते हैं। सो ये जो आपका डीप इकोलॉजी है ये पूर्ण रूप से आपका इसके साथ एसोसिएटेड है, वेयर वी से दैट वी आर नॉट सुप्रीम। ये जो आपका साइलो इकोलॉजी है वो बात करता है भैया वी आर सुप्रीम, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे भविष्य को ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूं सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये जो डीप इकोलॉजी और साइलो इकोलॉजी का डिस्टिंक्शन है ये किसने किया, तो ये अर्नेनास ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो डीप इकोलॉजी में क्या कहा गया, रिकॉग्नाइज द इनर वैल्यू ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम सभी एक समान है। द लिविंग एनवायरनमेंट एज ए होल शुड बी रिस्पेक्टेड, जो भी हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, हम मनुष्य हैं, हम सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, हम सभी चैन से जिएंगे और जीने देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोपोनेंट ऑफ डीप इकोलॉजी बिलीव दैट the world does not exist as a resource to be freely exploited by human। मतलब हम जिस तरह से इस दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे आपको आपने पढ़ा होगा इंडेंजर्ड स्पीसीज, आपको आज कई शहरों में कोयल नहीं मिलेगा,
कई शहरों में आज तो आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो चील होते थे, चील, ईगल, आज नहीं देखने को मिलते हैं। दे आर मैना, यू कैन से। तो ये जो चीजें थी, क्रो भी काफी कम देखने को मिलते हैं। बेचारे कहाँ रहेंगे, पेड़ पौधे काट के सब बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग के ऊपर खाने भी नहीं रखते वो। तो पॉइंट इज कि सर देखिए क्या क्या हो रहा है। तो ये इस पे बिलीव रखते हैं भैया हम सभी एक समान है, ये सारी चीज। नेक्स्ट, इट बिलीव दैट एवरी कंपोनेंट ऑफ नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड। हम सभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे बिकॉज ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम सभी का अपना इंपॉर्टेंस है। जबकि ये क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो सैल्यूकोलॉजिस्ट है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज मेनली कंसर्न बिकॉज दे आर लुक्ड अपॉन एज अ फैक्टर ऑफ सैटिस्फैक्टरी ह्यूमन नीड्स। क्योंकि हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया वो नहीं रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? वो कहते हैं प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अस्तित्व खतरे में आ जाएगी। सोचिए, ये डायमेंशन है, आउटलुक, आपकी सोच, ये दोनों सोच का डिफरेंस है। ठीक है, द साइलेंट इकोलॉजिस्ट डू विश टू सेव द नेचर बट नॉट only for the satisfaction of human, but only, माफ कीजिएगा, but only for the satisfaction of human needs। कुल मिलाकर क्या है कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं भैया देखो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे सर? वो बोलेंगे कि अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो हमें पक्षी का आवाज कहां से मिलेगा, तो फिर यूट्यूब निकालिए, यूट्यूब से आवाज निकालिए। इसका सर कोयल का सुबह सुबह म्यूजिक बजाइए, वही तो लोग करते हैं। कहाँ नेचुरल म्यूजिक मिलता है सभी को? ठीक है, तो ये आप देखते हैं, तो ये चीजें हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, चलिए, उम्मीद है बाकी आप लोग समझ लेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये डिस्टिंक्शन जो है वो किया गया था इनके द्वारा अगले क्लास में। नेक्स्ट, आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? एम आई नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आई थिंक सभी के क्लियर है, आई थिंक सभी के क्लियर है। ओके फाइन। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा गाया हाइपोथेसिस। ये जो कॉन्सेप्शन है वो क्या कहता है? ये कहता है भैया देखो, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो डेड है, जो दिया हुआ व्यक्ति है, वो सभी पार्ट ऑफ दिस अर्थ है। वो सभी इस वो दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए हमें इस वर्ल्ड को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा ट्रीट करना चाहिए। वी शुड ट्रीट द वर्ल्ड एज सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आइडिया वाज पुट फॉरवर्डेड बाय जेम्स लवलॉक, जिन्होंने सुपर ऑर्गेनिज्म की बात की, मतलब वी ऑल आर इक्वल। तो आपको देखने को मिलता है जेम्स लवलॉक ने इस आइडिया को डेवलप किया। और ये जो गाया है, व्हाट इज गाया? गाया एक्चुअली एक ईश्वर है जो आपको लैटिन कंट्रीज में पहले देखने को मिलते थे। एक लिविंग अर्थ, लिविंग मदर के रूप में ये समझा गया। तो ये एक हाइपोथेसिस है जो अर्थ को ट्रीट करता है एज सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म। आपने सुना होगा सर एनवायरमेंट जो हमारा धरती है ना, वो खुद को बैलेंस कर ही लेता है। जब पाप का बड़ा घड़ा भर जाता है तो बड़ी जोर से भूकंप आएगी, बड़ी जोर से तबाही आएगी, फिर क्या होगा यू नो। ठीक है, अच्छा कोरोना, अरे कोरोना तो चाइना के द्वारा बनाया गया था सर। चलिए सर, तो वो तो हाइपोथेटिकल बात है, बट उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इट इज क्लियर? समझ पाए आप सभी? व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ गाया हाइपोथेसिस? दिस वाज गिवन बाय जेम्स लवलॉक। बाद में इसे लैंग मार्गुलिस के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। हाँ सर, एनवायरमेंट पूरा प्योर हो गया था, दिल्ली की पूरी पूरी चीजें, पॉल्यूशन खत्म। इसका बताइए। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द ग्लोबल कॉमन्स एंड इंट्रोडक्शन, जो लिखा गया ये बुक है सुसान जी बक का। ठीक है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है द ग्लोबल कॉमन्स को, जिसमें ओजोन लेयर, राइज ऑफ सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सॉरी, ये जो ग्लोबल कॉमन्स जो किताब है वो लिखा गया सुसान जी बक का। और साथ ही में आपको वो कौन से इंडिकेटर्स है दैट मेनली टेल्स दैट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे आपने हमेशा सुना होगा सर, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि सीओपी, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग, आपने इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर होते हैं, जिसमें आपको ओजोन लेयर की बात की जाती है, सी लेवल की बात की जाती है, राइज,
मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। जैसे कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला होगा, सर मोदी जी कहाँ गए थे, जो काफी न्यूज में था, द्वारका। इज इट क्लियर? द्वारका गए थे। द्वारका क्या था सर, एक पूरा जैसे शहर बसा हुआ होता वैसा एक शहर था, बट वो क्या हुआ, धीरे धीरे जल स्तर समुद्र का बढ़ा, वो नीचे चला गया, और जो उससे ऊपर वाले थे हिस्से वो बच गए, मतलब बाकी जो जगह थे जहां हम लोग रह रहे वो बच गए, वो हिस्सा डूब गया। अब ध्यान करने के लिए गए, क्या करने के लिए, वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं, उसमें मैं क्या बोलूं। सो पॉइंट इज कि ये राइज ऑफ सी लेवल, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सी लेवल की राइज है, अगर उम्मीद कीजिए, जस्ट इमेजिन कि अगर सर 1 सेंटीमीटर 1 फीट अगर सी का लेवल बढ़ गया, तो विश्व के कितने सारे कंट्री यूं चुपचाप डूब जाएंगे विद इन ए सेकेंड। यस और नो? और राइज, ये कैसे सी लेवल का कैसे राइज होगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कैसे होगा? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग कौन फैलाएगा? तो सर हम है ना, काफी पेड़ काटेंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे, सबके लिए अलग अलग गाड़ियां होंगी, हाँ तो उसमें हम लोग थोड़ी ना कमी है, हम है ना, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सर मेजर इवेंट्स जो थे वर्ल्ड में, कई सारे इवेंट्स हुए हैं, आप इवेंट्स को देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर। याद रखिएगा यहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा सर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 ईस्वी से लेकर 2015 तक के लिए इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें 8 गोल थे। इरेडिकेट हंगर, एक्सट्रीम हंगर पॉवर्टी, अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो टोटल 17 है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है देयर टोटल हाउ मेनी गोल्स? 17 गोल्स। इन गोल्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, शायद एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ ले, बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं नेशनलिज्म की तरफ। आर यू ऑल रेडी फॉर द नेशनलिज्म? हाँ, ओके। सो ये 2000 से 2015 के लिए था, और ये 2000 से 2030 के लिए, 2015 से 2030, ठीक है। 15 सालों के लिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं नेशनलिज्म के लिए। रेडी एवरीवन फॉर नेशनलिज्म? यहाँ पे बहुत जो फैक्चुअल, बहुत जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पॉइंट पार्टिकुलरली। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, सिर्फ अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीजों को बहुत डीप से, बहुत अच्छे से पढ़े, बट अगेन आई विल मेक इट क्लियर। चलिए, तो नेशनलिज्म की बात आप लोगों को पता है पहले से। नेशन क्या है? तो नेशन का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री, कोई भी एक ज्योग्राफिकल नेशन। हालांकि मैं एक पहले चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को। देखिए दो चीजें हैं, एक टर्म है स्टेट और एक टर्म है नेशन। ये दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। जो स्टेट टर्म है ये आपका एक मटेरियल सेंस है, इट इज ए मटेरियल सेंस। और ये जो आपका नेशन है, इट इज ए कल्चरल सेंस, ये आपका कल्चरल सेंस होता है। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, हमेशा सुनते आए होंगे, अखंड भारत, सुना है? अखंड भारत, वो भारत जिसमें पाकिस्तान था, वो भारत जिसमें अफगानिस्तान था, वो भारत जिसमें आपका बांग्लादेश, चीन, भूटान, चीन नहीं था, माफ कीजिएगा, नेपाल, भूटान, ये सारे लोग थे। म्यांमार भी था, म्यांमार तो 1935 के एक्ट से अलग हुआ था। तो ये सारे जो एक पहले हिस्सा थे जहां हम सभी की एक कल्चर थी, तो एक नेशन की बात होती है। वहीं जो वेस्ट फेलियर ट्रेटी हुआ था, कब हुआ था बताइए? इन विच ईयर वेस्ट फेलियर ट्रेटी हुआ था? वेस्ट फेलियर ट्रेटी कब हुआ था? दिस वाज हैपेंड इन 1648, 1648 ईस्वी में। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो स्टेटहुड को जन्म देता है, वो राज्य को जन्म देता है, जिसके मेनली 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। कौन कौन से सर? तो एक आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी, एक आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन, एक आपको देखने को मिलेगा सॉवरेन, और एक गवर्नमेंट, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टेट। बट नेशन जो है, नेशन को अब अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग समझाने की कोशिश की है। जैसे कि ये जो शब्द है वो आपका एक लैटिन टर्म से आया है, जिसका जो शब्द है वो है नैसी, ये नैसियो, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू बी बोर्न, ए ग्रुप ऑफ पीपल बोथ एट द सेम प्लेस और सेम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर ये जो नेशनलिज्म है, खास तौर पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि सर एक व्यक्ति आए पाकिस्तान से,
एक व्यक्ति आए अफगानिस्तान से, एक व्यक्ति आए चाइना से, एक व्यक्ति आए जापान से, और एक व्यक्ति इंडिया से है, एक व्यक्ति यूएसए से है, और एक और ले लेते हैं हम लोग, चलिए अफ्रीका से। अब इन सभी को अगर बोल दिया जाए भैया आप लोग एकजुट होकर रहो, आप लोगों को एक देश में रहना है, और आप लोगों को एक, क्या ये लोग रह पाएंगे? बोलो, होली, दिवाली, छठ, ईद एक साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे? क्या हमको लगेगा भैया आप भी हमारे कोशिश करेंगे? हाँ सर, कोशिश करने वालों की हार तो नहीं होती, बट कितना मुश्किल है सोचिए। एक तो पहले किसी को समझ नहीं आएगा भैया आप क्या बोल रहे हो, वो बोलेगा, मतलब यू कैन से आगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, आप लोग समझ पा रहे हो, मतलब सर ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो व्हाट इज पॉसिबल थिंग? पॉसिबल यहाँ है जहां पे शेयर्ड कल्चर हो, पॉसिबल वहां है जहां पे आप हिस्टोरिकली, रेशियली, और यू कैन से हिस्टोरिकली आप आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है? जैसे मैं आपको पहले एलिमेंट दिखाता हूँ। तो नेशनलिज्म तब पॉसिबल होता है जब आपका एक रेशियल यूनिटी होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहां आई थी सर? जर्मनी में आई थी। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। कब? 1933 के बाद से, जब सारे यहूदियों को, ज्यूज को कहा गया कि आप एंटी ये हो, क्या बोलते हैं, आर्यन हो, और उनको वहां से भगाने की बात की गई, ठीक है? देखिए भारत में रेशियल यूनिटी है, ऐसा नहीं है, भारत में है, ठीक है? अच्छा, भारत में अगर नहीं रहता तो आप बताइए, आज आजादी के 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, क्या भारत टिक पाता? अगर नहीं होता हमारा यूनिटी तो भारत टिक पाता? नहीं टिक पाता, ठीक है? हमारा बहुत लंबा इतिहास है, ठीक है? चलिए, हमारे यहाँ शेयर्ड कल्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सभी की कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को आपको कहां मिलेगा? आप जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, तो आप पढ़ेंगे भीखू पारेख का कॉन्सेप्ट, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ भीखू पारेख, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, शेयर्ड कल्चर, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लिंग्विस्टिक यूनिटी होनी जरूरी है, ज्योग्राफिकल यूनिटी, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, यूनिटी एंड कल्चर, यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कॉमन रूल, यूनिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनलिज्म। अब आपको देखने को मिलता है भारत में एक थिंकर है जिनका नाम है सावरकर। सावरकर के बारे में ये दो फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले सर इन्होंने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं था इंडिया इज द लैंड ऑफ हिंदू, हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदुत्व का मतलब ये था कि जिसकी मातृभूमि और जिसका पैतृभूमि जो है, पुण्य भूमि जो है, मातृभूमि और पुण्य भूमि, वो भारत है, ठीक है? जिसके एंसेस्टर्स भारत में रहे थे और भारत की मिट्टी के लिए उन्होंने काम किया था, नंबर एक। नंबर दो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 1857 के वॉर को, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, सिपॉय म्यूटिनिटी, या एक और था मराठा रेवोल्यूशन, मराठा नहीं था वो, क्या था एग्जैक्ट टर्म, कहां शुरू हुआ था? मेरठ। ये कहां से शुरू हुआ था? वो मुझे हेल्प कीजिए थोड़ा सा, मैं भूल गया हूँ। हाँ, मेरठ से। ओके छोड़िए, तो इसको उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सावरकर कॉल्ड 1857 सिपाही म्यूटिनी एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सावरकर ने जो हिंदुत्व कॉन्सेप्ट दिया, मेनली इसी नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा सर, ये तो सारी नेशनलिज्म को लेकर बात हो गई। टैगोर वाज एंटी, वाज इन अगेंस्ट नेशनलिज्म, टैगोर जो थे वो नेशनलिज्म के खिलाफ थे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली बात कि किसने कहा कि नेशनलिज्म जो है यह है इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर? एनीवन डू कमेंट? किनको पता है इसका आंसर? पता है तो जल्दी से आंसर बताइए, नहीं पता है तो जल्दी से बताइए, बिकॉज आई एम गोइंग टू मदर लैंड एंड होली लैंड, वही तो बोला मैं, पुण्य भूमि और मातृभूमि, पुण्य भूमि और मातृभूमि। द आंसर इज अर्नेस्ट गैलेनर, अर्नेस्ट गैलनर, जिन्होंने किताब लिखा नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन एंड। अच्छा ये बताइए, सुधा क्लास में है?
सुधा, आर यू देयर? बसीरत, आर यू देयर? और कौन कौन है सर, जरा मैं भी देखूं। सुज्ञान, आर यू देयर? रिचा, आर यू देयर? आप लोगों को तो मैंने पढ़ाया है। नहीं नहीं, जो बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीष सर ने पढ़ाया ही नहीं, धोखा तो नहीं हुआ? आंसर दीजिए सर, पढ़ाया हूं मैं क्लास में। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, पढ़ाया है ना? हाँ, पूरा एक क्लास हुआ है इसके ऊपर, 2 क्लास, तो ध्यान रखिए सर, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अर्नेस्ट गैलनर जो है वो नेशन एंड नेशनलिज्म किताब लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, नेशन एंड नेशनलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। ये बताइए किसने कहा नेशनलिज्म को डेरिवेटिव डिस्कोर्स? इसका मतलब क्या है मैं भी समझाऊंगा, पहले में जो मेन फैक्ट्स है उनको मैं बताता हूँ। हु कॉल्ड नेशनलिज्म जो है वो डेरिवेटिव डिस्कोर्स है? द करेक्ट आंसर इज पार्थ चटर्जी, पार्थ चटर्जी, ठीक है। हु कॉल्ड नेशनलिज्म एज इन्वेंटेड ट्रेडिशन? नेशनलिज्म को इन्वेंटेड ट्रेडिशन किसने कहा? भैया देखो, ये खोजी गई एक परंपरा है। द करेक्ट आंसर वुड बी एरिक हॉब्सबॉर्न, एरिक हॉब्सबॉर्न। ओके फाइन। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म? फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म किनको माना जाता है? कौन बताएंगे? हाँ, जॉन, ओहो, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। ओके फाइन। ये बताइए किसने ये कहा कि नेशनलिज्म इज ए मेनली इमेजिन्ड कम्युनिटी? ये भैया व्हाट्सएप इमेजिनेशन है, होता जाता कुछ नहीं, लोग एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन फिर बोलते हैं वो हमारे देश का है। इमेजिन्ड कम्युनिटी, आंसर वुड बी बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन इज करेक्ट आंसर। फाइन फाइन फाइन, चलिए गुड। सो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर ये। अच्छा ये बताइए नेशनलिज्म को, okay fine, am I audible? Am I audible? Screen is visible to all of you? Everything is fine? Okay, good good good, ध्यान रखिए। तो किसने यह कहा कि मेनली ये जो 15 अगस्त मनाया जाता है, ये जो 26 जनवरी मनाया जाता है, ये जो नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज मेनली इंस्ट्रूमेंट जिसके वजह से नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को फैलाया जाता है, या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तरीके से नेशनलिज्म की बात किसने की? हु डिस्कस अबाउट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ नेशनलिज्म? नहीं पता, ध्यान रखिएगा, पाउल आर दास, पाउल आर दास, ठीक है। अगर ये पूछा जाए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ नेशनलिज्म, दिस वाज गिवन बाय पाउल आर दास। चलिए अब मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। रेडी? तैयार है सभी लोग? सब लोग तैयार हैं सर? पहला, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट किताब है नेशनलिज्म, ओ माफ कीजिएगा सर, हाँ नेशनलिज्म सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेशनलिज्म जो है दिस इज बुक बाय टैगोर, और टैगोर जो है वो नेशनलिज्म के खिलाफ है। चलिए यहीं से शुरू हो गया, ही इज अगेंस्ट नेशनलिज्म। नेक्स्ट एक बुक है नेशन, एम आई ऑडिबल नाउ?
एम आई ऑडिबल नाउ एवरीवन? ए भाई एम आई ऑडिबल? आप लोग सुन पा रहे हैं? सर फिर से चुप या नेटवर्क इशू है? अब ठीक है? सर शुरू हो गए? आपका रेडियो चालू हो गया? चलिए ओके फाइन। सो मैं क्या बोलूं, नेटवर्क इशू क्या किया जाए बताइए। चलिए कोई नहीं, खैर इट्स ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमने ये पूछा था कि अंग्रेज भारत से गए लेकिन वो क्या देकर गए, बताइए। अंग्रेज ने हमें वरदान में क्या दिया? अंग्रेज हमें इंग्लिश देकर गए। अंग्रेज हमें इंग्लिश देकर गए। भैया इंग्लिश बोलोगे मतलब तुम अच्छे व्यक्ति हो, इंग्लिश नहीं बोलोगे मतलब बहुत बुरे व्यक्ति हो। कभी किसी के सामने भोजपुरी बोल के देख लीजिए, ऐसी गंदी नजर से देखेगा आपको कि बताए मतलब वो सबसे फ्रस्ट्रेटेड यू कैन से, आप समझ पा रहे होंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज ए नेशनलिस्टिक व्यू। भैया तुम हमारी करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो गंदा है, द होल ऑफ द थिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, देखिए अब यहाँ पे मजाक मजाक में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर। चलिए कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, मैं जो भी एक्सप्लेन करने आ रहा हूं। तो ये कहा गया कि देखो हर कंट्री में एक समाज होता है, वो समाज जिसके हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी कल्चर है वो जिस तरीके से सोसाइटी को प्रमोट मेरिट कल्चर, इक्वालिटी कल्चर, मोबिलिटी कल्चर, जो उनकी कल्चर है वो चाहते हैं कि भैया तुम हमारे कल्चर से आगे बढ़ो, तब आप नेशनलिस्ट कहलाओगे, तब आप राष्ट्रवादी कहलाओगे। ठीक है, तब आप राष्ट्र के लिए कर रहे होगे। तो कुल मिलाकर क्या है, अर्नेस्ट गैलन ये कहते हैं कि एक्चुअली जो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, ठीक है, वो हाई कल्चर, वो अपनी कल्चर को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स जो जरूरत होती है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो ये जो है कि हाई कल्चर के इम्पोजिशन से आप अपने देश को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ वेस्टर्न कल्चर से। तो बस इतना याद रखिए, नेशन एंड नेशनलिज्म में किताब लिखा गया अर्नेस्ट गैलनर के द्वारा, इन्होंने इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर को बताया। भैया देखो ये नेशनलिज्म है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखिए एक थिंकर है जिन्होंने कहा कि नेशनलिज्म जो है, एक किताब लिखा है एक्चुअली, नेशनलिस्ट थॉट, नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड, एंड कॉलोनियल वर्ल्ड। इसके बाद उन्होंने लिखा ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स, ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। ये जो आइडिया दिया गया, दिस वाज गिवन बाय पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पार्थ चटर्जी ने कहा भैया देखो ये जो है ना नेशनलिज्म, क्या भारत आज से 500 साल पहले भारत में कोई राष्ट्रवाद था? एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आज से 200 साल पहले भारत में नेशनलिज्म था? नहीं था। अंग्रेज ने क्या किया, व्हाट अंग्रेज मतलब हम भारत के लोग नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट कहां से लिए? तो हम लोगों ने देखा भैया देखो ब्रिटेन बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, ब्रिटेन में लोग, यूरोप में लोग, अमेरिका में क्या कर रहे हैं, लोग नेशनलिज्म के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने भी देखा कि हमें भी यही रास्ते पे चलना चाहिए। तो इस तरह से भारत में जो आजादी के समय जो एक नेशनलिस्टिक व्यू का डेवलपमेंट हुआ, ये हमने हमारी स्वयं से उपज नहीं थी। हमने ये नहीं कहा कि भारत के जितने सारे प्रोविंस है वो सभी अपने आप एकजुट होने लगे। एक्चुअली ये जो सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो लाया गया, वो यूरोपियन कंट्री से लाया गया, वो यूरोपियन ट्रेडिशन से लाया गया। इसलिए ये जो डिस्कोर्स है, ये जो सोच है, ये हमारी खुद की नहीं है, बल्कि डिराइव किया हुआ है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। याद रहेगा, वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम वेस्ट। इज इट क्लियर? 1 एवरीवन,
इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? चलिए गुड। नेक्स्ट ध्यान रखिए, एक और है जिनका नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटी। इमेजिन्ड कम्युनिटी, ये जो किताब है इमेजिन्ड कम्युनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय अर्नेस्ट गैलनर। माफ कीजिएगा सर, सॉरी, बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन ने किताब लिखा जिस बुक का नाम था इमेजिन्ड कम्युनिटी, और इस बुक में उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने समझाने की कोशिश, ऐसे देखिए, आपने कभी विराट कोहली को डायरेक्ट देखा है? अगर उसको बोलेंगे हाँ सर मैच को देखा है, थोड़ी। भारत में क्या आपने, जितने भारत के लोग हैं जो डेली ये लेते हैं, प्ले लेते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या आपने भारत के हर लोगों को देखा है? क्या आप लोगों ने सभी को मिला है? आपने सभी से मिला है? क्या आप जानते हैं कि आपके शहर में कोई ऐसा बंदा जो भारतीय है, आपने उनसे मिला है? नो। तो यहां पे क्या समझाने की कोशिश किया गया कि एक्चुअली क्या है, हमारे देश की जो मास मीडिया है, हमारे देश की जो मास मीडिया है, जो प्रिंट सिस्टम है, जो बुक्स है, जो मैगजीन्स है, जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, वो हमें इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, वी ऑल आर वन and we all are united and we all are belong from one nation। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि हम जिस भारत में, हम जिस देश में, हम जिस नेशन में रहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। एंड दिस वाज स्टेटेड बाय बेनेडिक्ट एंडरसन। इन्होंने कहा ये सब पॉसिबल होता है बाय मींस ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म। याद रहेगा? Will you remember everyone? What is the meaning of print capitalism? चलिए वेरी गुड। तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो और एक है आपका जो हमने भी बताया, ये जो आपके कौन थे सर, गैरेट हार्डिन, ठीक है, गैरेट हार्डिन, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इन्होंने कल्चर नेशनलिज्म और इन्होंने कहा रेशियल यूनिटी, कल्चर, ये जो चीजें होती है, लैंग्वेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो नेशनलिज्म के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए। नेशनलिज्म एंड लिबर्टी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, मैं भूल गया। Who was that? Who was that? Who was that? आंसर ने किसी ने लिखा था, आंसर किसने पूछा था? ब्लू ने आंसर किया था, वेरी गुड। हाँ, रितिका ने पूछा था। तो ये नेशन एंड नेशनलिज्म हंस कौन की बुक है, बाकी जो किताब से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म 5 रोड टू मॉडर्निटी, लिया ग्रेडमैन की बुक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहेगा आप लोगों को इतना, बस इतना करके जाना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। सो हमने नेशनलिज्म कवर कर लिया, हमने एनवायरनमेंट कवर कर लिया, वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बाकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा और ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस चिल करके रिवीजन कीजिए, खुद पे भरोसा